दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक जबरदस्त फिल्म की कहानी। हैरत अंगेज घटनाओं पर आधारित ये फिल्म रहस्य और रोमांच से भरपूर है, जिसका अंत देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में सन 1587 का वक्त दिखाया जाता है, जब इंग्लैंड के महारानी के आदेश पर कई अंग्रेज लोग यात्रा करके एक समुद्री द्वीप पर पहुंचते हैं। इन लोगों का लीडर कप्तान जैक होता है। द्वीप पर पहुंचने पर जैक की पत्नी मारिया उससे कहती है, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। ऐसे हालात में क्या हमने यहाँ कर सही किया? जैक कहता है, हाँ, ये एक नई जगह है, जल्दी ही हम लोग यहाँ रहने के आदी हो जाएंगे। और यहाँ बसने के बाद कई अन्य देशों की तरह इस द्वीप पर भी हमारे देश इंग्लैंड का कब्जा हो जाएगा। इधर ये दोनों बात कर रहे होते हैं और उधर इनके साथ आए गवर्नर और बाकी लोग नाव से अपना अपना सामान उतार कर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें लकड़ी से बना किला और उसके अंदर कई घर दिखते हैं, जो कि अब पूरी तरह वीरान पड़ा होता है। इसी बीच मैक नाम का एक अंग्रेज अधिकारी गवर्नर के कान में कुछ बताकर उन्हें एक घर के अंदर ले जाता है। उस घर के अंदर उन्हें फांसी के फंदे पर लटका हुआ एक कंकाल दिखता है। गवर्नर सबसे कहता है, इसकी बॉडी देखकर लगता है कि ये कोई सिपाही है और इसे मरे हुए अभी बस कुछ ही महीने गुजरे हैं। मैक कहता है, हैरानी की बात यह है कि अगर इसने फांसी लगा ली तो यहाँ के बाकी लोग कहाँ गए? इस पर वहाँ खड़ा एक जूनियर अधिकारी कहता है, जब हम यहाँ आए तो किले और घरों के गेट अंदर से बंद थे, फिर भी यहाँ किसी और की बॉडी नहीं दिख रही। इस बात से सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब तक जैक और उसकी पत्नी मैरी भी इस घर के अंदर आते हैं। जैक कहता है, ऊपर देखो, लकड़ी के पटरे पर खून से नॉर्डिक भाषा में कुछ लिखा हुआ है। तो गवर्नर कहता है, वहाँ लिखा है, अपनी आत्मा बचाओ, इससे पहले कि वो तुमसे ले लें। शायद ये आदमी कोई पागल रहा होगा। ये कहकर गवर्नर घर से बाहर निकल जाता है, पर जैक अब भी उस कंकाल को ध्यान से देख रहा होता है। वहीं पर जैक को इस द्वीप तक पहुँचने का रास्ता दिखाने वाला पड़ोसी द्वीप का एक निवासी भी खड़ा होता है। वो जैक से कहता है, मैं आप लोगों को यहाँ तक ले तो आया हूँ, पर आप लोग कभी भी यहाँ के झील के पार वाले जंगल के बहुत अंदर मत जाना। ये चेतावनी देकर वो आदमी यहाँ से लौट जाता है। तो अब यहाँ आए ये अंग्रेज लोग वीरान पड़े लकड़ी के इन घरों की मरम्मत करके उसमें अपना अपना आवास बना लेते हैं। रात होने पर जैक की गर्भवती पत्नी मारिया जब सो रही होती है तो उसे एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि उसके पेट में उसका बच्चा नहीं है और उसके चारों ओर खून ही खून बिखरा पड़ा है। फिर जब अपने बच्चे को ढूंढने के लिए वो घर से बाहर निकलती है तो एक चुड़ैल ने उसके नवजात बच्चे को उठा रखा है। मारिया जब उससे अपना बच्चा मांगती है तो मारिया से कहती है, ये बच्चा हमें चाहिए। ये सुनते ही मारिया घबराकर चीखने लगती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसके इस तरह चीखने से जैक भी जाग जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। तो मारिया उसे अपने सपने के बारे में बताती है। हालांकि उसके नीचे सच में खून लगा होता है। ये देखकर जैक जल्दी से दाई का काम करने वाली कुछ औरतों को बुलवाता है, जो कि मारिया का प्रसव करवाने की कोशिश करने लगती हैं। पर इस दौरान मारिया को ऐसा लगता है जैसे दाइयों की जगह वो चुड़ैलें ही उसका बच्चा निकाल रही हैं। इससे मारिया और भी ज्यादा घबरा जाती है तथा जोर जोर से चीखने लगती है। हालांकि जैक उसे तसल्ली देता है और दासियां उसका प्रसव कराने में कामयाब रहती हैं। लड़की के बाहर आते ही मारिया को चुड़ैलें दिखना बंद हो जाती हैं और अपनी उस छोटी बच्ची को देखकर मारिया और जैक बहुत खुश होते हैं। तभी मारिया के पिता, जो कि गवर्नर भी होते हैं, वो वहाँ आते हैं। जैक उनसे कहता है, आप नाना बन गए हैं। इस खुशी में बाकी सभी लोग भी जैक को बधाइयां देते हैं। फिर गवर्नर जैक से कहता है, अब क्योंकि हम लोग यहाँ बस चुके हैं, इसलिए रानी को इस बात की सूचना देने के लिए मैं वापस इंग्लैंड जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में मैक यहाँ के गवर्नर का काम देखेगा। तुम लोग जल्दी से यहाँ खेती शुरू करवा दो। बसंत के मौसम में मैं जहाज लेकर फिर से यहाँ आऊंगा। ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी इनके साथ के कुछ शिकारी लोग पास के जंगल से वापस लौटते हैं और गवर्नर से कहते हैं, हमने शिकार करने के लिए जंगल में जाल लगाया था, पर हैरानी की बात यह है कि वहाँ एक भी पशु पक्षी नहीं दिखा। गवर्नर कहता है, कोशिश करते रहो, क्योंकि इससे तुम लोगों की खाने की जरूरत पूरी होती रहेगी। इसके बाद गवर्नर यहाँ से वापस इंग्लैंड लौट जाता है। रात में मारिया जैक से कहती है, मुझे ये द्वीप कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो जैक कहता है, धीरे धीरे ये जगह भी हमारे घर की तरह हो जाएगी। हम यहाँ खेती शुरू करवा रहे हैं, फिर हम व्यापार भी करेंगे, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। हमारी बेटी को यहाँ बेहतर माहौल मिलेगा। अगले दिन जब जैक और मैक लड़ाई का अभ्यास कर रहे होते हैं, तभी शिकार पर गए आदमियों में से उनका एक आदमी वहाँ आकर बताता है, जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और फिर हमारा एक साथी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ये सुनते ही जैक और मैक कुछ सैनिकों के साथ मशाल और
और बंदूक लेकर जंगल में जाते हैं तथा अपने उस साथी की तलाश करने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ उनका वो आदमी नहीं मिलता बल्कि एक जानवर की नोची हुई लाश दिखती है। इससे सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इस दौरान इन लोगों को भी प्रेत आत्माओं की चीखने की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। अब क्योंकि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए इस अदृश्य खतरे से बचने के लिए जैक अपने आदमियों के साथ वापस लौट आता है। फिर रात होने पर वो अपने जूनियर अधिकारी से कहता है कि किले की पहरेदारी बढ़ा दो और कोशिश करो कि कोई भी अकेले बाहर ना निकले। तो जूनियर अधिकारी कहता है इस द्वीप पर झील के पार जो जंगल है उसके बीचों बीच यहाँ के स्थानीय कबीले के लोग रहते हैं। हो सकता है कि वो लोग ही हमें डराकर इस द्वीप से भगाने की कोशिश कर रहे हों, इसलिए क्यों ना हम उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दें। इस पर मैक कहता है बेवकूफों जैसी बातें मत करो, पता नहीं यहाँ जो हो रहा है उसमें उन लोगों का हाथ है भी या नहीं, और वैसे भी वो लोग जंगल के मूल निवासी हैं, उन पर हमला करना मूर्खता होगी। ये सब सुन रहा जैक कहता है सच का पता लगाने के लिए कल मैं अकेले कबीले के सरदार के पास जाऊंगा, तब तक तुम लोग यहाँ की जिम्मेदारी देखना। तो अब अगले दिन जैक अकेले झील को पार करके जंगल में जाता है और चलते चलते जंगल के बीचों बीच कबीले के करीब पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कबीले के आदिवासी उसे घेर लेते हैं और फिर उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को कबीले वालों के सामने बंधा हुआ पाता है। जैक को होश में आया हुआ देखकर कबीले का सेनापति खंजर निकालकर उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी कबीले का सरदार अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर सेनापति को रोक देता है और जैक को अपनी झोपड़ी के अंदर ले जाता है। जैक सरदार से कहता है हमारे लोगों को डराया जा रहा है और हमारा एक आदमी रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया है। यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी अजीबोगरीब डरावनी चीजें दिखती हैं, कहीं इन सब में आपके कबीले का कोई हाथ तो नहीं? सरदार कहता है नहीं, इन जंगलों में कुछ प्राचीन प्रेत आत्माएं रहती हैं, कोई नहीं जानता कि वो क्या चाहती हैं, पर यह काम उन्हीं का हो सकता है क्योंकि तुम लोगों से पहले भी जो भी इस द्वीप पर आया वो या तो मारा गया या लापता हो गया। जैक कहता है मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, इंग्लैंड में इसे अंधविश्वास कहा जाता है। इस पर सरदार कहता है तुम मानो या ना मानो, सच तो यही है और हम लोग भी यहाँ इसीलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हम अपने कुल देवता की ताबीज पहनते हैं। ये कहकर सरदार जैक को एक ताबीज देता है और उससे कहता है हो सके तो तुम लोग वापस लौट जाओ या फिर सतर्क रहो और झील के पार इस जंगल में कभी मत आना। ये सब सुनने के बाद जैक आइलैंड के अपने किले में वापस लौट जाता है। वहाँ उसकी पत्नी को फिर से एक डरावना दृश्य दिखता है जिसमें एक गुफा के अंदर कुछ लोग एक औरत को टॉर्चर कर रहे होते हैं। ये देखकर मैरी घबरा जाती है और जैक से कहती है मुझे बार बार ये सब दिखना कोई मामूली बात नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जैक कहता है ये सब तुम्हारा वहम है, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद जैक जूनियर अधिकारी और मैक से कहता है खेती के लिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा बुआई करवाओ क्योंकि यहाँ शिकार के लिए जानवर मिलना बहुत मुश्किल है और वसंत से पहले जहाज वापस नहीं लौटेगा। ऐसे में अगर यहाँ अनाज नहीं होगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। फिर रात होने पर जब ये सभी लोग अपने ईसाइयों का त्योहार मना रहे होते हैं तो किले के बाहर का एक गार्ड रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। इस बात की सूचना मिलते ही जैक और मैक किले से बाहर आते हैं और सैनिकों से इस बारे में पूछताछ करते हैं, पर किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। हालांकि जूनियर अधिकारी उन लोगों से फिर से यही कहता है कि ये जरूर इस द्वीप पर रहने वाले कबीले वालों का काम होगा। जैक कहता है नहीं, तुम बस यहाँ की सुरक्षा कड़ी करवा दो और कोई भी अकेले जंगल में किले से बाहर न निकलने पाए। पर जूनियर अधिकारी को ये शक होता है कि ये काम कबीले वालों का ही है, इसलिए वो सुबह जैक और मैक को बताए बिना ही कुछ सैनिकों को लेकर नाव से झील पार करता है और जंगल के भीतर जाकर कबीले के लोगों को अचानक से मारना शुरू कर देता है और सैनिकों से उनकी झोपड़ी में आग लगवा देता है। अचानक से हुए इस हमले से कबीले वाले भड़क जाते हैं और उन सैनिकों से भिड़ जाते हैं। सैनिक कबीले वालों को बेरहमी से मार रहे होते हैं और वो कबीले वाले बिना बंदूक के ही तलवार और गड़ासे से उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। इस लड़ाई में शोर और अफरा तफरी की वजह से कबीले के ज्यादातर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इन हमलावर सैनिकों पर एक साथ टूट पड़ते हैं जिससे कि कई सैनिक मारे जाते हैं। ये देखकर जूनियर अधिकारी तथा बाकी बचे हुए सैनिक घबराकर वापस झील की ओर भागते हैं और कबीले का सरदार अपने आदमियों के साथ इन लोगों का पीछा करता है। हालांकि सरदार के झील तक पहुंचने से पहले ही जूनियर अधिकारी अपने बचे हुए 3 जिंदा सैनिकों के साथ नाव पर सवार होकर वहां से भागने में कामयाब रहता है। किले में वापस पहुंचकर जब वो जैक से अपने 12 सैनिकों के मारे जाने की बात बताता है तो जैक उस पर बुरी तरह भड़क जाता है और कहता है किससे पूछकर तुम उन पर हमला करने गए थे तथा इस हमले में कितने कबीले वाले मारे गए हैं। तो जूनियर अधिकारी कहता है इस लड़ाई में कई कबीले वाले भी मारे गए हैं। इस पर नाराज जैक उससे कहता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पहले ही हम एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं और अब तुमने हमारे लिए एक और दुश्मन खड़ा कर दिया है। जूनियर अधिकारी के पास अपनी इस गलती का कोई जवाब नहीं होता, इसलिए जैक सैनिकों से कहकर
उसे कैद करवा देता है। इस घटना के बाद मैक जैक से पूछता है हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि जहाज ना होने की वजह से हम वापस इंग्लैंड भी नहीं लौट सकते। तो जैक कहता है फिलहाल तो हमें सतर्क रहना होगा। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है आज मुझे फिर से वही दृश्य दिखा कि एक महिला को गुफा में बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है और मुझे ये भी आभास हुआ कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसकी ये बातें सुनकर जैक फिर से उसे तसल्ली देकर शांत करने की कोशिश करता है। इसी दौरान बाहर बेड़ियों में जकड़े हुए जूनियर अधिकारी पर हमला करके प्रेत आत्माएं उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालती हैं। उसकी चीख सुनकर जैक और मैक जब तक उसके पास जाते हैं तब तक वो मर चुका होता है और उसका इस तरह विकृत चेहरा देखकर मैक जैक से कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिस आदमी ने फांसी लगाई थी उसने उसके पहले ये क्यों लिखा था कि अपनी आत्मा बचा लो इससे पहले कि वो तुमसे ले लें। इसके अगले दिन एक पादरी को बुलवाया जाता है। पादरी जूनियर अधिकारी की डेड बॉडी की छत विछत स्थिति देखकर कहता है ये सब किसी प्राचीन और बहुत ही खतरनाक प्रेतात्मा का काम है, इसलिए मैं उनसे बचने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जैक कहता है फिर तो हमें उनसे बचने के लिए उनसे लड़ना ही होगा। इस पर मैक कहता है पर हमारे हथियार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैक कहता है मुझे ऐसा लगता है कि पानी के डरने की वजह से वो लोग झील के अंदर नहीं जाते, इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करवाओ। हम पानी और हथियार के इस्तेमाल से ये देखेंगे कि आखिर उनकी कमजोरी क्या है। ये बताने के बाद जैक अपनी पत्नी के पास जाता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है जिस तरह हमारे लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं इसका मतलब जल्दी ही वो आत्माएं हमारी बच्ची को भी हमसे छीन लेंगी। तो जैक कहता है अब मुझे एक बात समझ में आ गई है कि आखिर उन्हें हमारी बच्ची क्यों चाहिए। मारिया पूछती है क्यों, तो जैक कहता है कई सौ सालों पहले यहाँ वाइकिंग लोग रहते थे। जब भी उनकी मौत किसी हादसे या हत्या से होती थी और तब अगर नाव की वेदी पर आग जलाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था तो उनकी आत्माएं समय में तब तक भटकती थी जब तक कि कोई नई आत्मा उनको मुक्ति दिलाने में उनकी मदद न करे, क्योंकि नई आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है। ये सुनकर मारिया कहती है इसका मतलब वो प्रेत आत्माएं हर हाल में हमारी बच्ची को हासिल करेंगी। जैक कहता है वो कोशिश भले ही करें पर तुम चिंता मत करो, मैं अपनी जान देकर भी इसे बचाऊंगा। ये कहकर वो रात में खुद किले की निगरानी करने जाता है। मैक भी वहाँ उसके साथ होता है। हालांकि उस रात कोई घटना नहीं घटती। अगली सुबह जैक मैक तथा कुछ सैनिकों के साथ मशाल और हथियार लेकर उन प्रेत आत्माओं का अड्डा ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। पर वो लोग थोड़ी ही दूर चलते हैं कि तभी वो प्रेत आत्माएं अचानक से उन लोगों के सामने प्रकट होकर उन पर हमला करने लगती हैं। बचाव में ये लोग भी उन पर गोला बारूद और मशाल फेंकते हैं, लेकिन आत्माओं पर इसका कोई असर नहीं होता और वो सैनिकों को घेरकर बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मारने लगती हैं। इससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है, जबकि आत्माएं एक एक करके सैनिकों को मारना जारी रखती हैं। इसी दौरान एक प्रेत जैक को भी मारने की कोशिश करता है तो जैक उस पर पानी फेंक देता है, जिससे वो प्रेत वहाँ से गायब हो जाता है। तो बचने के लिए जैक पानी छिड़कते हुए मैक तथा बचे हुए सैनिकों के साथ वापस किले में भाग आता है। इस घटना के बाद उन सभी अंग्रेजों में डर का माहौल होता है। उधर वो प्रेत आत्माएं भी भड़की हुई होती हैं, इसलिए रात में किले की पहरेदारी कर रहे कुछ सैनिकों को वो प्रेत आत्माएं भ्रमित करके बाहर बुलाती हैं। उन सैनिकों को किले से बाहर निकलते देखकर जैक बाकी सैनिकों से उन्हें रोकने के लिए कहता है, लेकिन इतनी देर में वो सैनिक फाटक खोलकर बाहर निकल जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वो प्रेत आत्माएं उन सैनिकों को भी मार डालती है तथा किले की रखवाली में लगे बाकी सैनिकों को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगती है। खतरा देखकर जैक सैनिकों से उन प्रेत आत्माओं पर गोली चलवा देता है, पर गोलियां उन प्रेत आत्माओं पर बेअसर साबित होती हैं और आगे बढ़कर वो प्रेत आत्माएं उन सैनिकों को भी मार डालती हैं। ये देखकर जैक पानी लगे चाकू से एक प्रेत पर हमला कर देता है, जिससे वो प्रेत तो वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन इससे गुस्साया हुआ दूसरा प्रेत मैक के पीठ में चाकू घुसा देता है। हालांकि मैक के पास पानी लगा एक और चाकू होता है तो वो उस चाकू से दूसरे प्रेत को मारता है, जिससे कि वो दूसरा प्रेत भी भाग जाता है। प्रेतों के वहाँ से गायब हो जाने के बाद जैक घायल हो चुके मैक को अंदर लेकर जाता है, जहाँ उसकी मरहम पट्टी की जाती है। सभी लोग काफी डरे हुए होते हैं और जैक भी इस बात से वाकिफ होता है, इसलिए सुबह होते ही वो जंगल में कबीले के सरदार से मिलने जाने के लिए तैयार होने लगता है। मारिया उससे पूछती है तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, तो जैक कहता है सरदार से मिलने। मारिया कहती है उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर जैक कहता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम लोग तो वैसे भी मारे जाएंगे, इसलिए मुझे जाना ही होगा। इसके बाद जैक अपनी जान को जोखिम में डालकर जंगल में सरदार से मिलने जाता है। उसे वहाँ वापस आया हुआ देखकर सरदार उस पर बुरी तरह भड़क जाता है और उससे कहता है तुम्हारे आदमियों ने जो किया है उसके बाद तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। जैक कहता है मेरे आदमियों ने जो कुछ भी किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था और उन लोगों को अपने गुनाहों की सजा मिल चुकी है। फिलहाल तो मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आया हूँ कि आखिर उन अतृप्त प्रेत आत्माओं से पीछा कैसे छुड़ाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो हम लोगों को खत्म करने के बाद तुम लोगों को भी नुकसान पहुँचाने जरूर आएंगी। सरदार कहता है मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, पर इतना जानता हूँ कि जंगल में एक रहस्यमय गुफा है जिससे उन आत्माओं का कोई संबंध है
है, शायद तुम्हें वहाँ कोई जानकारी मिल सके। जैक कहती है मेरी पत्नी को कई बार ऐसी गुफा दृश्य में दिखती है, शायद ये वही गुफा हो, इसलिए तुम मुझे वहाँ ले चलो। आखिरकार जैक के बार बार आग्रह करने पर सरदार जैक को लेकर उस गुफा तक जाता है। अंदर जाने पर उन्हें गुफा की दीवारों पर एक प्राचीन लेख लिखा हुआ दिखता है, जिस पर लिखा होता है कि कैसे कई सौ सालों पहले कुछ वाइकिंग औरतों और मर्दों को बुरी तरह प्रताड़ित करके मार दिया गया था और तभी से ये जंगल श्रापित हो गया है। सरदार कहता है इस लेख के अनुसार तुम्हें नाव की वेदी बनाकर अपनी नवजात बच्ची के जरिए इन आत्माओं का अंतिम संस्कार करना होगा, सिर्फ तभी ये प्रेत आत्माएं मुक्त होंगी। ये सब जानकारी मिलने के बाद जैक किले में वापस आकर बाकी सभी को इस बारे में बताते हुए कहता है हमें जल्दी से जल्दी एक बड़ी वेदी वाली नाव बनानी होगी। तो मैक की पत्नी उससे पूछती है जैसा कि आपने बताया क्या इस संस्कार में आपको अपनी बेटी कुर्बान करनी होगी? जैक कहता है नहीं, बस उसे उस पूरी क्रियाविधि में शामिल करना होगा। तो अब ये सभी लोग मिलकर झील के किनारे एक बड़ी वेदी की नाव बनाने लगते हैं। हालांकि रात होने पर सिर्फ आधी ही नाव बन पाती है, इसलिए ये लोग वापस आकर सो जाते हैं। लेकिन रात में जैक को पता चलता है कि इनका एक और साथी गायब हो गया है और अंदर उसका खून बिखरा पड़ा है। ये सब देखकर जैक सुबह सबसे कहता है हमें आज हर हाल में ये नाव पूरी करनी होगी ताकि आज रात ही हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें। आखिरकार आधे दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये लोग इस नाव की वेदी बनाकर तैयार कर देते हैं। फिर जैक मैक से कहता है जैसे ही वो प्रेत आत्माएं इस वेदी पर सवार हो और मैं नाव को झील में खोलूंगा, वैसे ही तुम तीर चलाकर नाव की वेदी पर आग लगा देना। मैक कहता है ठीक है। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और प्रेत आत्माएं वहाँ प्रकट होकर उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। तो जैक उन्हें अपनी बच्ची दिखाकर उनसे कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। ये कहकर वो नाव की वेदी के किनारे चला जाता है। तो प्रेत आत्माएं भी उसकी ओर जाने लगती हैं, पर इस दौरान एक सैनिक उन प्रेत आत्माओं पर हमला करने की कोशिश करता है। जैक उस सैनिक को रोकता भी है, लेकिन सैनिक के हमले से नाराज वो प्रेत आत्माएं एक एक करके उन सभी सैनिकों को बेरहमी से मारने लगती हैं। तो उन्हें बचाने के लिए मैक प्रेत आत्माओं से लड़ने की कोशिश करता है। इससे नाराज वो प्रेत मैक को भी मारने लगता है। ये देखकर मैक की पत्नी उसे बचाने की कोशिश करती है तो प्रेत मैक की पत्नी को भी मार देता है। मैक की पत्नी की मौत से दुखी और गुस्साई मारिया तलवार उठाकर उस प्रेत पर हमला करना चाहती है, लेकिन तभी पीछे से एक चुड़ैल उसके पेट में हाथ घुसाकर उसे मार डालती है। लाचार होकर ये सब देख रहा जैक चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। हालांकि वो ये बात जानता था कि वक्त कम है, इसलिए वो नाव खोल देता है और नाव झील में बहने लगती है। पर अब क्योंकि वो खुद भी नाव पर होता है, इसलिए एक प्रेत उसे भी मारने की कोशिश करता है। हालांकि इससे पहले कि वो उसे मार पाता, झील के किनारे घायल पड़ा मैक आग लगा तीर चलाकर नाव की वेदी पर आग लगा देता है और उसके ऐसा करते ही वो आत्माएं धुआं बनकर वहां से उड़ जाती हैं। हालांकि इस संस्कार से ये आत्माएं तो मुक्त हो जाती हैं, पर जैक मैक और बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। फिर सुबह जब सरदार अपने लोगों के साथ झील के किनारे आता है तो उसे टोकरी में जैक की बच्ची मिलती है, जिसे कि वो गोद ले लेता है।